प्रीच करती शुरा। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट व्हाट वी वर डिस्कसिंग। Legal rules. Yes, legal rules regarding Acceptance. Very good. Acceptance के legal rules we are discussing here, and we have discussed 2 legal rules. 3. 3. Yes. तीसरा कौन सा है? Communicated. Yes. Acceptance must be communicated. ये सब complete हो गया था हमारा. We have done it. I think मैंने बोला था कि we will do it tomorrow. So far as I think, मुझे लग रहा है कि मैंने बोला था कि हम इसे कल करेंगे. चलो फिर भी एक क्विक रिवीजन करते हैं थोड़ा सा. What is the first legal rule relating to acceptance? What is first? क्या है पहला? Acceptance can be given only by person who offer is made. Acceptance जो है सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जो समक्ष जी. वेरी गुड. समक्ष से रखा जाता है. बहुत बढ़िया. एंड सेकंड लीगल रूल इज Absolute and unqualified. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनक्वालिफाइड? Unconditional. अनकंडीशनल. तो एक्सेप्टेंस क्यों अनकंडीशनल बताइए इसमें? क्यों करें हम उसमें हम कंडीशन क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते. क्योंकि जैसे ऑफरर ने मतलब लिख दिया वैसी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ऐसे सेक्शन 7 में लिखा है. हाँ, वो तो होनी चाहिए. दैट इज द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट? बट टेल मी व्हाई एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड? बताओ बच्चों, अनक्वालिफाइड क्यों होनी चाहिए? अनकंडीशनल क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए बताइए. एक्सेप्टेंस मैम इनके 7 जब स्वीकृति पूर्ण एवं शर्तरहित होती है तो वह वैध मान्य होती है. वेरी गुड. यानी कि वो कंडीशन के साथ नहीं हो सकती, राइट? वेरी गुड. जबकि प्रपोजल कंडीशन के साथ हो सकता है, बट एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होगी, राइट बच्चों? वेरी गुड. एंड नाउ द थर्ड लीगल रूल इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. कम्युनिकेशन जरूरी है. ऑफरर की नजर में आ जाए वो चीज कि यस आई एम गिविंग माई कंसेंट टू यू. ऑफर किस लिए किया गया था? टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पर्सन. हमने डेफिनेशन में पढ़ा है प्रपोजल की. टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पर्सन जब वो लिया गया था, तो दैट मीन्स अब एसेंट दे दी गई एक्सेप्टेंस में. जब एसेंट दे दी जाती है तो प्रॉमिस हो जाता है. और वो एसेंट कैसी होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, उसके लीगल रूल्स बताए गए हैं. तो वो कम्युनिकेट भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अपने मन में सोच के बैठ गए. वो कम्युनिकेट भी होनी चाहिए. कम्युनिकेशन इज मस्ट. टू कंक्लूड ए कॉन्ट्रैक्ट, I think today all of you are having your study mat with you, if I'm not wrong. Yes, very good. कल किसके पास नहीं था? तो मुझे उम्मीद है कि आज उसके पास भी होगा. ठीक है बच्चों? एंड आई होप कि आज हम उस स्टडी मैट से ही करेंगे. ठीक है? चलिए लेट्स सी. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेटेड होनी चाहिए. वो ऑफरर की नजर में आ जानी चाहिए. अगर वो उसकी नॉलेज में नहीं आई है, उसके ज्ञान में नहीं आई है, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है. ठीक है? टू कंक्लूड ए कॉन्ट्रैक्ट, अपने स्टडी मैट के एक्सेप्ट लीगल रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस देखेंगे सभी. और दिस इज थर्ड पॉइंट. दिस इज थर्ड पॉइंट बच्चों. देखिए, देख लो भाई. जी मैम. है ना? तो ये कह रहा है टू कंक्लूड ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज.
द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम परसेप्टिबल फॉर्म, परसेप्टिबल जो बताया गया है, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, जिस तरीके से बोला गया है इस तरीके से आप एक्सेप्टेंस देंगे, दूसरे तरीके से नहीं देंगे। अगर आपने दूसरे तरीके से एक्सेप्टेंस दे दी है तो बच्चों ये अब ऑफरर पे डिपेंड करता है, वो उसे एक्सेप्ट करता है रिजेक्ट करता है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई इशू नहीं है, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी गई है। ठीक है, तो सच आई थिंक ये हमारा हो गया था। यस मैम, बताया तो हो गया था ये कल। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे, इसमें एक केस है, उस केस को देख लेते हैं। ठीक है, दैट इज अंडर दिस, दैट इज ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे, ये डाल लीजिए हेडिंग, मेट्रोपॉलिटन रेलवे। एटीन 1877 का केस है ये। चलिए यहां लिख देती हूँ। ठीक है, तो 1877 का केस है ये, सबकी स्टडी मैट में लिखा हुआ है, आप वहां देखेंगे। देखो आपको मैं एक मोटी सी बात बता दूं इसको लेकर के। कई बार क्या हुआ, ये जो फैक्ट्स है, बी सप्लायर, बी जो है, अब यहाँ पे देखिए अपने स्टडी मैट में देखेंगे सभी, बी ए सप्लायर sent a draft agreement relating to supply of coal to manager of railway company। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन रेलवे फॉर एक्सेप्टेंस, उसने क्या भेजा, एक ड्राफ्ट भेजा, ड्राफ्ट एग्रीमेंट कि मैं हम आपको यहाँ कोयला सप्लाई करेंगे और उस कोयले को आप हमें एक्सेप्टेंस दे दीजिए। एक्सेप्टेंस के लिए भेजा वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट। द मैनेजर रोड द वर्ड अप्रूव्ड, मैनेजर ने वर्ड लिख दिया अप्रूव्ड ऑन द सेम एंड पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉर, और अप्रूव्ड लिख करके उसे अपनी ही टेबल में रख लिया। ठीक है, टेबल के ड्रॉर पे रख लिया, हाँ कर दिया। लेकिन क्या किया, हाँ करके जो ड्रॉर थी टेबल की, उस टेबल के ड्रॉर में रख दिया अप्रूव्ड लिख करके, और सोचा कि हाँ हो गई है। ठीक है, ऑफ द टेबल इंटेंटिंग टू सेंड, और ये इरादा रखते हुए, ये इरादा ये भी था, इंटेंटिंग टू सेंड इट टू द कंपनी सोलिसिटर्स फॉर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रॉन अप, कि चलो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस भेजेंगे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि यस वी आर गिविंग आवर अप्रूवल टू दिस ड्राफ्ट, टू दिस एग्रीमेंट, तो तभी तो जाएंगे वे। तो उसने अप्रूव्ड करके वो ड्रॉर में रख लिया, और जब वो ड्रॉर में रखा तो क्या हुआ, इरादा पूरा था कि कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कि यस वी आर गिविंग टू एक्सेप्टेंस, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ ड्रॉर में रख दिया। बाय एन ओवरसाइट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिमेन्ड इन ड्रॉर, वो ड्रॉर में ही रहा, किसी ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब उन्होंने कहा कि हमने, उसने अपना कोयला कहीं और उस पे कर दिया, किसी और को ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेज दिया। तब तक उन्होंने कहा कि आपने हमें कोयला नहीं भेजा अभी तक, क्या बात है। उन्होंने कहा आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी। बोले हमने तो एक्सेप्टेंस दी थी आपको। बोले अगर आपने एक्सेप्टेंस दी थी तो हमारे पास तो एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है आपके अप्रूवल का, क्योंकि देखो बिजनेस वर्ल्ड में सारी चीजें लिखित में होती है। ऑन द रिकॉर्ड हर चीज की वैल्यू है, याद रखना, लॉ में हमें एक चीज सिखाई गई थी जब हम पढ़ते थे, ऑन द रिकॉर्ड हर चीज की वैल्यू होती है, ऑफ द रिकॉर्ड किसी चीज की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आप अकेले में कितना भी लड़ भिड़ाइए, अगर रिकॉर्ड नहीं है और आपने आके कह दिया किसी को अच्छा बुरा भला एब्यूजिव लैंग्वेज, और आपने बाहर आके कह दिया नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तो कोई प्रूफ ही नहीं है, तो आपने कहा ही नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज आपने लिख करके दे दी है, या किसी ने आपको लिख करके दे दिया, या आपने किसी को लिख करके दे दिया, तो दैट इज एविडेंशियल प्रूफ इन द हैंड ऑफ यू, इन हैंड ऑफ अदर्स। ठीक है, तो हमेशा लिखने से पहले और किसी को कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले लिखित में यू हैव टू थिंक ट्वाइस, 2-3 बार सोच लेना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज की वैल्यू होती है, एविडेंशियल वैल्यू हो जाती है बेटा उसकी, याद रखना हमेशा। तो जब लिख करके ड्रॉर में डाल दिया, उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं आया, और जब डॉक्यूमेंट ही नहीं आया तो हम तो कॉन्ट्रैक्ट में थे ही नहीं, तो दैट मीन्स अब ये कॉन्ट्रैक्ट हम किसी और से कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट
किसी और से कर लिया। अब जो मेट्रोपॉलिटन रेलवे था वो तो भैया, जो ब्रॉकडन था वो तो अपना बी जो सप्लायर था वो, कि भाई हमें तो आया ही नहीं आपका डॉक्यूमेंट, वो बोले हमने भेजा है। कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट में पहुंच गए झगड़ते हुए। इट वाज हेल्ड आपकी स्टडी मेट में रखा है that there was no contract as the manager had not communicated his acceptance to the supplier B। रेलवे का जो मैनेजर है उसने कम्युनिकेशन ही नहीं किया, इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, इसीलिए ये वहां पर एक्सेप्टेड नहीं है। when an offer made by intended offeree without the knowledge that an offer has been made to him cannot be deemed as an acceptance thereto। ये है आपका केस भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। इसमें क्या हुआ बच्चों, मैं आपको इसके फैक्ट्स बता देती हूँ। इसमें ये वहां पहुंच गया इंटरव्यू देने हेडमास्टर का। सपोज ए जो है वो इंटरव्यू देने पहुंच गया हेडमास्टर का, इंटरव्यू हो गया। जो बोर्ड में है, बोर्ड में 4 मेंबर बैठे हैं, इंटरव्यू हेल्ड हो गया है पूरा, ठीक है। लेकिन अभी तक के कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं ये इंफॉर्मेशन नहीं दी कहीं भी। अंदर खाते उनमें से ही किसी एक ने जो इंटरव्यू देने आया था उसे ये बता दिया भाई यू आर सेलेक्टेड। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं गया, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं गई, कैंडिडेट पे एक लेटर जाता है ना, वो फॉर्मल लेटर भी नहीं गया। अंदर खाते मेज के नीचे को बता दिया गया है यू आर सेलेक्टेड, आपको पैनल ने ले लिया है। अब वो तो खुश, मिठाइया मिठाइया बट गई गांव में। बाई चांस ऐसा हुआ कि जब रिकैलकुलेट किया गया तो वो कैंडिडेट नहीं लिया गया ड्यू टू सम रीजंस, जो कैंडिडेट ने मिठाई मिठाई बांट दी थी, अब वो नहीं लिया गया। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्प्ले हुआ तो उसमें उसका नाम ही नहीं था। अब उसने बोला कि आप लोगों ने तो एक्सेप्टेंस दे दी थी, मुझे सेलेक्ट कर लिया था, आप लोगों ने अब ये ऐसा क्यों कर दिया कि मुझे लिया नहीं। उसने क्या किया, क्लेम कर दिया उनके अगेंस्ट बोर्ड के। जब बोर्ड के अगेंस्ट क्लेम कर दिया तो इट वाज हेल्ड वेयर एन ऑफर मेड बाय द इंटेंडेड ऑफरी विदाउट द नॉलेज दैट द ऑफर हैज बीन मेड टू हिम कैन नॉट बी डीम्ड एज एक्सेप्टेंस। जब आपको नॉलेज ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है, और देखो एक्सेप्टेंस राइट पर्सन से नहीं गई थी, उस व्यक्ति ने नाम ले दिया था हु इज नॉट ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड ही नहीं है जब वो कैसे डिस्प्ले कर देगा। ऑथोराइज्ड तो पूरा क्या कहते हैं, एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, पूरे एक सेल बनी होती है जिसको पूरा पूरा राइट होता है, सिग्नेचर होते हैं, स्टैंप होता है, सब कुछ होता है, तब एक नोटिफिकेशन जारी होता है और ये बंदे हैं, ये कैंडिडेट्स हैं, ये वो नाम लिख करके। लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं, इसलिए वो क्या है, वो इफेक्टिव इनइफेक्टिव होती है, वो चीजें इफेक्टिव नहीं थी। ए प्रपोज, सपोज एग्जाम्पल 47 है इसमें, इसे पढ़ते हैं। ए प्रपोज टू बी टू मैरी हिम। ए ने बी को प्रपोज किया कि शादी करें। बी इन्फॉर्म्ड ए सिस्टर दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम। बी ने ए की सिस्टर को ये सूचना दी कि शी इज रेडी टू मैरी हिम, वो उससे शादी करने को तैयार है। बट हिज सिस्टर डिडंट इन्फॉर्म ए अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। तीसरा व्यक्ति, मैंने क्या बोला था भाई, आपने उसे बता दिया लेकिन आपने डायरेक्ट उस व्यक्ति को नहीं बताया जिसको आपको बताना था। आपने उसकी बहन को बता दिया, बहन ने उसे बताना ही भूल गई। ए अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, कि उसके प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। आपको समझ आ रही है ये चीज? यहां देखिए, ए है, ए ने बी को प्रपोजल किया, इसे प्रपोजल दिया कि, और वो भी किसका, मैरिज का, मैरिज का प्रपोजल दे दिया, ठीक है। अब तो बी की तरफ से एक्सेप्टेंस आनी है। बी ने क्या किया, ए की सिस्टर को, इसकी सिस्टर है सी, इसे तो बताया नहीं, इसको बता दिया सी को। समझ रहे हो? डायरेक्ट तो इसे ही हाँ करनी थी ना, जिससे शादी होनी थी, जिसने प्रपोजल किया था, जिसने आपको प्रपोज किया है उसी को तो हाँ ना की जाएगी।
तो A proposed B to marry him. B informed A sister that she is ready to marry him, but his sister didn't inform A. लेकिन इसने ये बताना ही भूल गई, A की तो लुटिया डूब गई भाई, है ना। अब क्या हुआ, there is no contract as acceptance was not communicated to A. कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। कुछ सोशल एग्रीमेंट ऐसे होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, जो बिल्कुल भी जिन पे दे आर नॉट, दे कैन नॉट बी क्लेम्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। तो कुछ ऐसे क्लेम है, लेकिन कुछ ऐसे क्लेम होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पार्टीज, दे बाउंड देमसेल्फ इन ए लीगल रिलेशनशिप और नॉट, है ना। इफ द पार्टीज आर इंटेंटेड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो अगर ये पार्टी सीरियस है और लीगल इंटेंशन क्रिएट कर रही है, लीगल रिलेशनशिप में वो आ गए हैं, तो दैट मींस दे कैन क्लेम। नाउ एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, जिसको मैं बताती आ रही हूं आपको कि आप प्रिस्क्राइब्ड मोड, जो तरीका कहा है उसी तरीके से एक्सेप्टेंस दो। जैसे उसने एक्सेप्टेंस मांगी है ऐसे ही दे दो। आपका क्या जा रहा है, लेटर से मांगे लेटर से दे दो, व्हाट्सएप से मांगे व्हाट्सएप से दे दो, ईमेल से मांगे ईमेल से दे दो, एज हिज और हर विश। ठीक है, तो देखिए मैं प्लेन रीडिंग दे रही हूँ। Where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner. जैसे बताया है इसी तरह से। But if the proposer, देखो ध्यान से सुनो, बट जुड़ गया है, यानी कि किंतु परंतु। याद रखना, कोई भी लॉ इंडिया में एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, एब्सोल्यूट लॉ नहीं बना है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट पावर किसी को नहीं दी गई है, हमेशा किंतु परंतु एक्सेप्शन जुड़े हुए हैं। अगर एक के हाथ में स्टीयरिंग है तो दूसरे के पैर के नीचे ब्रेक है, ये है लॉ। ठीक है, अगर मैं गाड़ी चला रही हूं तो ब्रेक पे पैर किसी और का होगा लॉ में। इफ यदि किसी ऑफिसर को प्रिविलेजेस दे दिए हैं तो उसकी ड्यूटीज भी बहुत भयंकर बनाई गई है, याद रखना। यहाँ पे ये बट का मतलब समझा रही हूँ आपको। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है बच्चों, एक्सेप्शन यानी कि ये आपको पावर दे दी गई परंतु, ठीक है समझ आ गया, परंतु एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट की पावर भी एब्सोल्यूट नहीं है पावर, पार्लियामेंट की पावर भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है, और मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। सब क्या है, एक्सेप्शन से बंधे हुए, ड्यूटीज से बंधे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है वेयर, जहां भी बट या हवेवर आ जाए इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है जो इसका विपरीत लिखा है कुछ। वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रेस्क्राइब्ड इन प्रपोजल, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर, ये उसी तरीके से एक्सेप्ट होना चाहिए। बट परंतु if the proposer does not insist on the proposal being accepted in manner prescribed after it has been accepted, otherwise not in the prescribed manner, the proposer is presumed to have consented to acceptance. अगर प्रपोजर ने कुछ लिखा ही नहीं है क्लॉज में, एग्रीमेंट में, या फिर उसके बावजूद भी क्लोज जोड़ दिया है, भाई इस तरीके से मुझे एक्सेप्टेंस देना, लेटर लिख देना मुझे, लेकिन लेटर से ना दे करके उसने टेलीग्राम लिख दिया, तो अब प्रपोजर के ऊपर बात ठहरी है कि वो उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, परंतु ये रूल भी हमारा है हमारे पास। नाउ एग्जाम्पल 48 कौन पढ़ेगा, एग्जाम्पल 48 कौन पढ़ेगा, भाई वीडियो ऑन करो बच्चों, वीडियो ऑन करो। अच्छा रितु आप पढ़िए, रितु पढ़िए आप, या मैं ही पढ़ दूं इसको, पढ़ो बेटा। If the offerer
prescribe acceptance through manager and offer sends acceptance by मैसेंजर, email इट their इज मैसेंजर. messenger and offer sends acceptance by email. There is no acceptance of the offer if the offerer inform the offeree that the acceptance is not according to the mode prescribed. But if the offerer fails to do so, it will be presumed that he was accepted the acceptance and a valid contract will arise. will arise, right? Very good. ठीक है, अब पढ़ते रहा करो. ठीक है, रीडिंग करते रहा करो बेटा, जोर जोर से बोल के. If the offerer prescribes acceptance through messenger, यदि offerer prescribes acceptance through messenger and offeree sends acceptance by email, वही है जो मैं आपको बता रही थी. लेटर से बोला था, टेलीग्राम भेज दिया है ना. उसने बोला था कि भाई मैसेंजर के थ्रू भेजना, लेकिन उसने कैसे भेज दिया? ईमेल भेज दी. समझ रहे हो? तो ये क्या करे? देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इफ द ऑफरर इन्फॉर्म द ऑफरी दैट द एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड. अगर इस पर ऑफर लिख के भेज देता है कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर एक्सेप्टेंस बिकॉज योर एक्सेप्टेंस इज नॉट थ्रू मैसेंजर, दैट इज वाया ईमेल, सो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा. समझ रहे हो? बट आ गया. बट इफ द ऑफरर फेल्स टू डू सो, अगर ऑफरर ये इंफॉर्मेशन देने में फेल हो जाता है टाइमली, इट विल बी प्रिज्यूम्ड, तो ये समझा जाएगा दैट ही हैज एक्सेप्टेड द एक्सेप्टेंस एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज. और अब उसे इन्फॉर्म कब करना चाहिए था? जैसे ही उसे ईमेल मिली तो उसे तुरंत उसका रिप्लाई करना चाहिए था. ठीक है, और वो भी सब रिटन में होगा, सब डॉक्यूमेंट्स में होगा. वो टाइम, समय. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. आपको बता दिया है, आपने व्हाट्सएप पे लिख के भेजा 2 दिन के अंदर अंदर मुझे जवाब दो, लेकिन आप पे हाँ नहीं आई. 3 दिन बीत गए, 4 बीत गए, 5 बीत गए, 6 बीत गए, उम्र बीत गई, जवाब ही नहीं आया. क्या होगा ऐसे में? क्या प्रिज्यूम करेगा लॉ? उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी टाइम से. तो एक रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस देना बहुत जरूरी है. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. ऐसा नहीं है कि आज अगर ऑफर आया है तो उसको बहुत दिनों बाद उसकी एक्सेप्टेंस देनी चाहिए. नहीं, विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट. अगर बता दिया है भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे जवाब दे देना, 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बाद दे रहे हैं, डीले डाले से चलते आलस में, चलो उठते हैं, आज उसे बता ही देता हूँ कि चलो मैं कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ. ऐसा नहीं होगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, है ना. लिखे हुए रूल्स हैं. तो you have to reply within a specified time limit. You have to keep in your mind, offeree has to keep in the mind the time limit, if any, and if no limit is stipulated, अगर कोई टाइम स्टिपुलेटेड नहीं है, if no time is specified there, acceptance must be given within the reasonable time. रीजनेबल टाइम होना चाहिए. फिर भी उसका रीजनेबल टाइम क्या होगा ये तो आप देख लो. 20 साल की उम्र में ऑफर किया था, 20 साल बाद जब 40 के हो गए तब हाँ आई है. रीजनेबल टाइम है? रीजनेबल टाइम है क्या अमन अली? निकाह पढ़ने में तो बहुत देर हो जाएगी, है ना. अगर 20 साल की उम्र में ऑफर कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, क्यों जवाब ही नहीं देते बच्चे? चलिए ठीक है, तो रीजनेबल टाइम 20, 30, 40 साल नहीं होता है. ठीक है, रीजनेबल टाइम होता है रीजनेबल टाइम, यानी कि विद इन, ये सबको, एक जो प्रूडेंट माइंड होगा वो सब देख लेगा. नाउ acceptance must be given within the reasonable time and before the offer lapse. Before the offer lapse, इससे पहले कि offer lapse हो उससे पहले आप हाँ कर दीजिए. What is reasonable time is nowhere defined in the law. Nowhere, कहीं नहीं, ये nowhere है ना, कहीं भी बताया ही नहीं गया. It depends on the court, जो जज बैठा है ये उस पर डिपेंड करता है.
ठीक है, कि ये इस रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर दिया गया है या नहीं दिया गया है। और पेरिशेबल थिंग्स जितनी होती है, जैसे दूध है, मैंने आपको बताया था, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो इनके लिए तो टाइमली रीजनेबल टाइम का मतलब होता है, दूध के लिए तो सुबह से शाम तक का टाइम है, क्योंकि अगले दिन दूध पीने लायक नहीं रहता। ठीक है, जितनी भी एडिबल थिंग्स हैं, जितनी भी खाने लायक चीजें हैं, उन सब के लिए क्या होगा, उन सब के लिए क्योंकि उनके नष्ट होने की, उनके खराब होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। अगर इनकी प्रोबेबिलिटीज है तो विद इन 1 or 2 days यू हैव टू गिव योर असेंट, यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर, अदरवाइज नो। ठीक है, what is reasonable time is now we are defined in the law and thus would depend on facts and circumstances of the particular case। जैसे मैंने बताया है, it depends on the facts and circumstances of a case। ये डिपेंड करेगा वहां बैठे हुए जज पर, या वहां कि वो किस बात को, जो फैक्ट्स उसके सामने आए हैं, जो जिन सर्कमस्टांसेस में आप उनको लेके गए हो, वो सब वहां, रितु अपना माइक ऑफ कर लो बेटा, तो वहां पे क्या रीजनेबल टाइम है वो या नहीं है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस डिपेंड करता है व्हाट इज रीजनेबल टाइम। रितु माइक ऑफ कर लो बेटा, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। गुड, नाउ सब एग्जाम्पल 49 पढ़ रही हूँ। दैट इज ए ऑफर टू सेल बी 50 kg ऑफ बनानास ऑफ ₹500। ए ने ऑफर किया बी को 50 किलो बनाना, कितने में, 500 रुपए में। बनाना तो दर्जन में खरीदा जाता है ना। क्या लिख रहा है ये आप, ये ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ क्या है, क्या लिख रहा है ये, ठीक है, लेकिन जो भी लिख रहा है हमें वही पढ़ना पड़ेगा। चलिए, B accepted the offer and communicated to A after 4 days. Held the contract is valid as 4 days can be considered a reasonable time in case of sale of house. Oh, 49 पढ़ रहे थे, 50 पढ़ दिया, सॉरी बच्चों, सॉरी। A offered to sell B 50 kg of bananas of ₹500. B communicated the acceptance after 4 days. B ने 4 दिनों के बाद acceptance, such is not a valid contract as bananas being perishable items could not stay for a period of week। 4 days is not reasonable time in this case। जैसे मैंने आपको बताया, जो perishable things होंगी उनके लिए 4 days, 2 days, 3 days, ठीक है, रीजनेबल टाइम नहीं होता है। आपको डे टू डे चीजें करनी होती है। लेकिन एग्जांपल 50 देखिए, इट सेज A offers B to sell his house ₹10 lakh। B accepted the offer and communicated to A after 4 days। यहाँ पे 4 दिन बाद चल जाएगा, लेकिन बनाना के केस में, दूध के केस में 4 दिन बाद नहीं चलेगी चीजें। Held the contract is valid as 4 days can be considered a reasonable time in case of sale of house। घर कहीं खराब थोड़ी हो रहा है, घर कहीं भाग नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, पेरिशेबल आइटम नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो वही अटैच्ड है लैंड से, कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, केस है नाउ 6, ये 5th था पॉइंट हमारा, टाइम के एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन टाइमली। नाउ 6 रीजनेबल टाइम को, जिसमें हमने स्पेसिफाई किया है, इसको डिटेल में पढ़ा है। रीजनेबल टाइम, ठीक है। नाउ 6 है हमारा, mere silence is not acceptance। mere silence is not acceptance, मात्र चुप रहना हाँ नहीं है। किसी लड़की की शादी हो अगर शादी की बात चल रही होती है घर में, और उसे कहा जाता है कि हमने ये लड़का पसंद किया है आपके लिए, तो उसे फोटो दिखाया जाता है, तो वो हंस के चल देती है। क्या समझा जाए जब ये कह रहे हैं कि मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, चुप है वो। लेकिन लॉ में क्या है, द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर। आंसर किसी को तो देना पड़ेगा, लड़की के बिहाफ पे उसके घर वाले आंसर करते हैं यस हमें रिश्ता मंजूर, ठीक है। तो लड़की की कहते नहीं हाँ में ना में हाँ होती है, ऐसा नहीं है, आज की डेट में तो नहीं है। आज की डेट में तो क्या है, बिल्कुल चीजें क्लियर करके चलिए।
Mere silence is not acceptance. Acceptance of an offer cannot be implied from the silence of offeree or his failure to answer. अगर वो आंसर देने में फेल हो गया है तो ऐसा नहीं है कि आपकी चुप्पी उसको हाँ में तब्दील कर देगी. नो, आपको बोल के बताना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा, अपने व्यवहार से बताना पड़ेगा. Unless the offeree has in a previous conduct indicated that his silence is the evidence of acceptance. जब तक कि वो ही उसे साबित ना कर दे कि उसकी जो ये उसका जो कंडक्ट था उसमें उसकी एक्सेप्टेंस थी, जो मैं आपको बता रही थी. ठीक है, जब तक कि वो खुद ही साबित ना कर दे इस चीज को, तब तक नहीं होगा. फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडलेस में केस है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग केस है. द केस लॉ इज, कौन सा केस लॉ है इसमें? आप ये स्टडी मेट ले रहे हो तो इनको टिक करते चलना केसेस को, ये पढ़ने हैं आपको, देखने हैं आपको, समझ रहे हो? केस लॉ, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, इसमें हम पढ़ेंगे फेल्ट हाउस, FELTHOUSE वर्सेस बिंडले, BINDLEY 1862. सी, यहां देखिए, F offered to buy his nephew's horse. F ने ऑफर किया क्या? देखिए, समझते हुए पढ़ना है, स्टडी मैट में देखेंगे. F offered to buy his nephew's horse for ₹30. F ने अपने नेफ्यू का घोड़ा खरीदने के लिए ऑफर किया कि भाई मैं आपका घोड़ा खरीदना चाहता हूं, बाय सेइंग, और ये उसमें ऐड कर दिया, इफ आई हियर नो मोर, यदि आपने कुछ नहीं भेजा मुझे, अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स इज माइन एट £30, कि अगर आपने मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मैं ये समझूंगा कि घोड़ा मेरा है £30. ठीक है, कंडीशन लगा दी. देखो, ऑफर भी कंडीशन के साथ हो रहा है. द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल. नेफ्यू ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने प्रपोजल में क्या लिख दिया था? उसने प्रपोजल में क्या लिख दिया था बच्चों? कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं ये समझूंगा कि घोड़ा मेरा है. मेरा है. वेरी गुड. ही टोल्ड, सॉरी, कहां पे है? द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल. अब उसने उसे जवाब नहीं दिया. ही टोल्ड हिज ऑक्शनर, लेकिन अपने ऑक्शनर को ये बता दिया, बी, जो बी है वहां पे उसको ये बता दिया, टू कीप द पर्टिकुलर हाउस आउट ऑफ सेल ऑफ हिज फार्म स्टॉक एज ही इंटेंडेड टू रिजर्व इट फॉर हिज अंकल. कि आप इसको मत बेचिए घोड़े को, क्योंकि ये इसको मैं अपने अंकल के लिए रिजर्व रखना चाहता हूँ. ये बता दिया उन्होंने उसे. ऑफर कंडीशन के साथ हुआ कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा घोड़ा मेरा है £30 में. अब उधर उसने अपने व्यवहार से क्या साबित कर दिया? अपने ऑक्शनर को बोल दिया कि इस घोड़े को रिजर्व रखो, इसी में अपने, क्योंकि उसने तो उस कंडीशन को भी फॉलो किया ना. सी, ही टोल्ड फॉर हिज अंकल, बाय मिस्टेक द ऑक्शनर सोल्ड द हॉर्स. बाय मिस्टेक, गलती से घोड़ा ऑक्शनर ने बेच दिया. एफ स्यूड हिम, उसके अंकल ने अपने नेफ्यू पे मुकदमा चला दिया फॉर कन्वर्जन ऑफ हिज प्रॉपर्टी. हेल्ड, F could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him. यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे उसने बोला कि F, क्या F इसमें सक्सेसफुल होगा बच्चों? नो मैम. क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेप्टेंस, मेयर साइलेंस, मात्र चुप रहना भी आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है. ये दिस इज द लैंडमार्क केस ऑन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. कौन से पे? मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. आप चुप हैं, भले उसने लिख दिया था, बट आपको बताना था कि नहीं वो बिक गया है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताना था, सूचना देनी थी वो बिक चुका है. ऐसा नहीं करेंगे हम. वी आर नॉट गोइंग टू सेल इट टू यू, है ना? कि ऐसे ऐसे प्रपोजल भी नहीं हुआ. तो फॉर एग्जाम्पल, ए सब्सक्राइब फॉर ए वीकली मैगजीन फॉर 1 year. Even after expiry of his subscription, the magazine company continued to send him magazine for 5 years, and also A continued to use what magazine, but denied to pay the bill sent to him. Subscription तो ले लिया, लेकिन मना कर दिया. A would be liable to pay his continued use of magazine was his acceptance of the offer. देखो क्या हुआ? सपोज आपके घर में अखबार आता है, पेपर आता है,
तो आपने पेपर ले लिया है, ठीक है, आपने सब्सक्रिप्शन दिया है सिर्फ 1 साल का, अब 1 साल ओवर हो गया, उसके बाद भी पेपर आ रहा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आपने ये भी नहीं बोला कि नहीं अब पेपर हमें मत दीजिए क्योंकि हमारा तो टेन्योर, हमारा पीरियड जो था एग्रीमेंट का वो खत्म हो गया है। अब क्या समझा जाएगा? बाय योर बिहेवियर कि आपने एक्सेप्टेंस दी है। दैट्स व्हाई यू आर एक्सेप्टिंग द न्यूज़पेपर। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, 7 पॉइंट है हमारा। एक्सेप्टेंस नहीं दिख रहा है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट लिख लीजिए इन सबको। Acceptance by conduct means section 8 of the act lays down that the performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration, जैसे ऊपर में, ऊपर वाले में क्या था, कैसे कैसे by behavior it was considered that they have given the acceptance by conduct. So when a person performs the act intended by the proposer as the consideration for the promise offered by him, the performance of the act constitutes acceptance. इसे बोलते हैं reciprocal promises, reciprocal performances। reciprocal, आपने प्रॉमिस किया, मैंने भी प्रॉमिस किया, तो उसके बदले कंसिडरेशन प्रॉमिस ही है इसमें। रेसिप्रोकल में क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। रेसिप्रोकल में प्रॉमिस ही है एक दूसरे के लिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और ये बाय एक्ट होता है, बाय परफॉर्मेंस होता है। सी, व्हेन ए ट्रेड्समैन रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर, एग्जांपल देखिए, व्हेन ए ट्रेड्समैन रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम ए कस्टमर एंड एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर बाय सेंडिंग द गुड्स। आपने रिसीव किया है कोई ऑर्डर कस्टमर से और आपने क्या किया है, उसको एक्सेप्ट किया है बाय सेंडिंग गुड्स। The customer's order for goods constitute the offer, which has been accepted by the tradesman. Subsequently, by sending the goods, it is a case of acceptance by conduct. जैसे acceptance by conduct भी होती है, जैसे मैंने आपको रेलवे का एग्जांपल दिया था, यहाँ ट्रेड्समैन का एग्जांपल है। ये सारा परफॉर्मेंस जो होता है दैट इज बाय कंडक्ट, करके, इसमें प्रॉमिस नहीं हो रहा है, इसमें परफॉर्मेंस हो रही है, कंडक्ट हो रहा है, यानी कि इसमें व्यवहार हो रहा है सिर्फ, उसको आप बाय, दैट इज द इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस व्हाट यू हैव गिवन, है ना। बट बाय परचेजिंग टिकट, रेलवे का टिकट खरीदा, उसमें बोर्ड हो गए, व्हाट इज दैट? दैट इज योर एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। क्लियर है बच्चों? नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी मैम। हाँ, अब है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है? सी, communication of offer and acceptance. Importance of word and acceptance is giving effect to a valid contract. जब वैलिड एक ऑफर होगा, वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, तो क्या बनेगा? कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अब क्या हो गया है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, जिसकी हम बात करते हैं इसमें। इन द प्रीवियस पैराग्राफ ये बता रहा है जो। सी, अब हम इसको पढ़ते हैं यहां से। कहां पे डिफिकल्टी फील होती है? Difficulty arises when the contracting parties are at a distance from one another and they utilize the services of the post office और टेलीफोन। मैंने आपको कहा था कल मैं टेलीफोन और लेटर का एक्सेप्टेंस आपको समझाऊंगी, और ईमेल। इन सच केसेस इट इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर अस टू नो द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द ऑफर और एक्सेप्टेंस इज मेड और कंप्लीट। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज को जो मैं बताने जा रही हूँ अभी आपको। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 gives a lot of importance to time. समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है किसी की कॉन्ट्रैक्ट के होने या ना होने में, ठीक है। और जो टाइम एलिमेंट है ना इसमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसाइडिंग व्हेन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ये जो समय है ना, यही डिसाइड करता है कि ये एक्सेप्ट हुआ था या नहीं हुआ था। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर,
communication of offer. In terms of section 4, सेक्शन 4 को याद रखोगे इसमें, आप अपने बेयर एक्ट का सेक्शन 4 भी देख सकते हैं. In terms of section 4 of the act, the communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Simple. कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक तो मैम, यही तो बताया आपने अब तक. करेक्ट. पर प्रॉब्लम कहां होगी अभी मैं बताती हूं आपको. Where A makes a proposal to be by post. बहुत ध्यान से इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे सभी, देखते रहिए, मैं समझा दूंगी, इन्हीं वर्ड्स के थ्रू आपको समझ आ जाएगा सब. सी वेयर ए मेक्स ए प्रपोजल टू बी. ए है, इधर बी है. ए ने एक लेटर के जरिए ए प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस. सॉरी, एक घर है इनका, ठीक है, इसकी सेल की बात हो रही है, इस घर के सेल की बात हो रही है. ए मेक्स ए प्रपोजल टू बी, कैसे? बाय पोस्ट, लेटर लिखा जी, टू सेल हिज हाउस, कि मैं अपना ये घर है ना जो ये बेचना चाहता हूँ. बहुत ध्यान से सुनेंगे एग्जाम्पल, थोड़े पेचीदा रूल है, थोड़े से ही है, ज्यादा नहीं है. आपको ये नहीं पता चलेगा इसमें एक्सेप्टेंस कब हुई है, लेकिन इन केस ऑफ लेटर एक्सेप्टेंस रूल इज डिफरेंट. अब तक तो मैंने सिंपल और जनरल रूल आपको बताए हैं. यहाँ देखिए, जो भी मैं समझा रही हूँ, जो भी मैं लिख रही हूँ, ब्लैक इस बोर्ड पे दे, सॉरी जो भी है ये शीट इस पे देखिए. A makes a proposal to B by post to sell his house for rupees 5 lakh. 5 लाख में मैं इसको दे दूंगा. And if the letter containing the offer is posted on 10th March, और ये कब इसने पोस्ट किया? 10/3/2020 को इसने पोस्ट कर दिया. If the letter reaches B, ये इसके पास कब पहुंचा? 12/3/2020 को पहुंच गया लेटर बी के पास. The reaches B on 12th March. The offer is said to have been communicated on 12th March when B receives the letter. जब इसने लेटर ले लिया तब क्या बोला गया कि ऑफर कर दिया गया, स्पेसिफिक ऑफर हो गया है. जैसे ही बी ने लेटर रिसीव किया 12 तारीख को, तो ये समझा गया कि अब ऑफर हो गया है. जब तक बी के हाथ में लेटर नहीं आया था बच्चों, तब तक ऑफर एक्सेप्टेड नहीं था, भले इसने 10th को पोस्ट कर दिया था. राइट. Thus, it can be summed up that when a proposal is made by post, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made. जब जिसे लेटर लिखा गया है, अगर उस तक जिस डेट को पहुंचता है, ये माना जाता है कि अब आज ऑफर हुआ है, तो आज जिस दिन इसके हाथ में लेटर आया, प्रपोजल नॉलेज में आ गया ऑफर की. कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो. Mere receiving of letter is not sufficient. He must receive or read the message contained in the letter. ऐसा नहीं है लेटर हाथ में लिया और ड्रॉर में डाल दिया. उसको उसके कंटेंट्स पढ़ने होंगे, देखने होंगे, और जब वो कंटेंट्स को पढ़ेगा तो दैट मीन्स अब ऑफर हो गया. He receives the letter on 12th March, but he reads it on 15th March. ले तो लिया, received. But read on, कब रीड किया? 15 को. In this case, offer is communicated on 15 March, not on 12th March. क्यों? ऐसे में ये समझा जाएगा कि 15 को ऑफर किया गया है, 12 को नहीं, अगर ये केस बनता है. क्यों बच्चों? What is the reason?
12 को तो उसने ऑफर करा है ना, 15 को तो उसने यानी उसने 12 पढ़ लिया, 15 नॉलेज 12 में को तो कब उसने आया? ऑफर कर 12 को सिर्फ लेटर ले लिया, और लेटर लेने का मतलब ये नहीं है कि उसके कंटेंट्स उसे पता चल गए। नॉलेज जी में कब आया? 15 तो जब वो नॉलेज में आया तभी ऑफर समझा गया, कम्युनिकेट हुआ है। हमने पढ़ा था ना ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स में भी, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। तो कहाँ इसमें माना जाएगा? जब उसने रीड कर लिया, उसे पढ़ लिया, इट वुड बी कंसिडर्ड दैट इट इज कम्युनिकेटेड टू ऑफरी नाउ। ये यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अब यहां समझना थोड़ा सा। कम्युनिकेशन ऑफ acceptance, there are two issues for discussion and understanding. They are the modes of acceptance and when it is complete. कभी complete होती है। There are two, एक तो है हमारा communication of offer, एक है दूसरा पॉइंट हमारा communication of acceptance। ठीक है बच्चों? तो there are two issues related to. Let us first consider the modes of acceptance. Section 3, सेक्शन 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन जनरल टर्म्स टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेमली बाय एन एक्ट और बाय ओमिशन, intending thereby to communicate to the other of which has effect of communicating it to the other। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बाय एक्ट पढ़ते हैं हम पहले। कम्युनिकेशन बाय एक्ट कैसे, क्या होता है? कम्युनिकेशन बाय एक्ट वुड इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, शब्द लिख करके, whether written और oral, चाहे बोल करके चाहे लिख करके, लेकिन शब्द होने चाहिए आपके। Written words will include letters, telegrams, fax, emails and even advertisements also. Oral words will include telephone, message. Again, communication would include any conduct intended to communicate, like positive acts or signs। साइन में क्या आता है? चिन्ह। कई बार ऐसा होता है ना कि क्या ये आप लेंगे, तो हमारी हाँ कैसे होती है, कई बार गर्दन हिला के की होती है ना, ऐसे करते हैं ना, गर्दन हिला के करते हैं, तो ये हाँ है। साइन, बाय साइन, दैट इज कॉल्ड बाय ओमिशन साइन, सो दैट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन एक्टिंग और मेकिंग साइंस मीन्स टू से और कन्वे, सो दैट ये बता वो क्या कहना चाहता है, क्या कन्वे कर रहा है, ये पता चल जाए। नाउ एग्जांपल देखिए इसका। Sorry, communication of acceptance by omission to do something. Such omission is conveyed by a conduct or forbearance of the part of one person to convey his willingness or assent. However, silence would not treat it as communication by omission. जैसे हमने पढ़ा है अभी, कुछ भी आप अपने व्यवहार से अगर आप दिखा रहे हो, जैसे कोई ट्रेन आ रही है, कुछ भी आ रहा है, या बस आ रही है जो वहां से उस रूट को होकर के रोज जाती है, तो दैट मीन्स योर एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, दैट इज बाय ओमिशन। Now, A offers rupees 5,000 to B if he does not arrive before the court of law as an evidence to the case. B does not arrive on the date of hearing. Forbearance के लिए भूल जाओ, मत आओ, तो उसके लिए his omission here, omission of doing an act amounts to acceptance। omission ये नहीं कि उसने किया ही नहीं, उसे किस चीज का पैसा मिल रहा था बच्चों? उसने 5,000 किस चीज के दिए थे कि आप इस डेट पे मत आना कोर्ट की हियरिंग में, वो नहीं आया, तो उसका ओमिशन, उसका इस हियरिंग को छोड़ना, ओमिट करना। ओमिट कहते हैं किसी चीज को छोड़ देना, या फिर किसी चीज को बाय कंडक्ट आप जब शो करते हो, दैट इज, ठीक है, तो ओमिट किया उसने इसमें, वो नहीं आया, तो दैट मीन्स नहीं आना उसका एक्सेप्टेंस है यहाँ पे, समझ रहे हो ना? नाउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, हम तीन तरीके से पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन बाय एक्ट, किसका कम्युनिकेशन? एक्सेप्टेंस का। Communication of acceptance by omission, communication of acceptance by omission means, लिखेंगे सभी, omission means OMISSION,
टू डू समथिंग, आपने कुछ करना स्किप कर दिया, दैट मीन्स दैट इज ओमिशन। ठीक है, जैसे कोर्ट का एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। एंड नाउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, दीज आर थ्री वेज। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, लिखो बच्चों, बाय कंडक्ट, delivery of goods at a price by a seller to willing buyer will be understood as communication by conduct to convey acceptance. Admitted है ना? तो इसमें क्या बोला है ना, सिमिलरली वन नीड नॉट एक्सप्लेन व्हाई वन बोर्ड्स ए पब्लिक बस और ड्रॉप ए कॉइन इन ए वेइंग मशीन। आप मेट्रो में जाते हो, आप अपना कार्ड रिचार्ज कराते हो यहाँ पे, या फिर एक टोकन लेते हो मशीन से, जो भी करते हो, तो दैट इज योर कंडक्ट इज शोइंग दैट यू आर एक्सेप्टिंग द मेट्रो रेलवे ऑफर। आपने मेट्रो के रेलवे का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया है। Where a resolution passed by a bank to sell land to A remained uncommunicated to A, it was held there was no communication। जहां पे आप भूल ही गए हो, आपने ड्रॉअर में डाल लिया अप्रूव्ड, यू हैव नॉट कम्युनिकेटेड, आपने कम्युनिकेशन ही नहीं दिया एक्सेप्टेंस का। वहां पे क्या होगा बच्चों, जब आपने कम्युनिकेशन ही नहीं किया, दैट मींस यू हैव स्किप टू कम्युनिकेट ऑफ योर एक्सेप्टेंस। आपने स्किप कर दिया, समझ लो, स्किप नहीं करना है, उसकी नॉलेज में जाना था, बाय कंडक्ट भी आपके। लेट्स कम टू द इश्यू ऑफ व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। सी, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब यहां देखिए, अब इसी एग्जांपल पे आ जाइए, फिर इसी एग्जांपल पे आ जाइए। बी एक्सेप्टेंस दे रहा है अब इसकी, जो इसने 15 तारीख को ले लिया था। अब इसने 16 को स्वीकृति का पत्र लिखा, एक्सेप्टेंस का लेटर ए को लिख दिया। ये क्या कह रहा है, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, इसके लिए तो, इस प्रपोजल के लिए, ऑफर के लिए तो ये कब कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही इसने लेटर पोस्ट किया 16 को। और इसके लिए कब पूरी हो जाएगी, जैसे ये ए की नॉलेज में आता है, इसको मिलता है। अगर ये मिल रहा है इसको 17 तारीख में, तो दैट मींस इसके लिए ये कंप्लीट कब हो गई, 17 में हो गई। लेकिन प्रपोजर के लिए कब कंप्लीट हो गई, जैसे इसने ये लेटर का डाला। अब लेटर के केस में बहुत सारी कहानियां होती है भाई, एड्रेस सही नहीं हो तो नहीं कम्युनिकेशन होगा, एक्सेप्टेंस नहीं जाएगी। अगर नहीं सही हो तो कई बार लेटर ही नहीं पहुंचता है, कई बार बहुत केसेस ऐसे होते हैं जो खो जाते हैं, लेटर ही नहीं आया, है ना, क्योंकि अगर एड्रेस गलत होगा तो कैसे पहुंचेगा लेटर। ऐसे केस में कौन रिलायबल, इसने तो 16 तारीख को पोस्ट कर दिया, लेकिन इसने एड्रेस गलत लिख दिया, अब क्या होगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ऐसे केस में क्या होता है, बहुत लोचा है इसमें, आज तक ये सॉल्व नहीं हुई चीजें। ठीक है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, और ये एक्सेप्टर जो है इसके अगेंस्ट कब होगी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, जब ये इसके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, मैंने दोनों लॉ बता दिए हैं आपको, जो इसमें लिखे हुए हैं आपके। व्हाट इज दैट, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, जैसे ही ट्रांसमिशन में डाला, जैसे इसने पोस्ट ऑफिस में डाला, ये इसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया, और जैसे इसने यहां डाला, ये इसके अगेंस्ट कंप्लीट हो गया। Where a proposal is acceptance by letter sent by the post, ध्यान से पढ़ेंगे इसको बहुत ही। Where a proposal is accepted by a letter sent by the post, मुझे लग रहा है ये वो लोग बच्चे छोड़ के गए क्लास जिनके पास स्टडी मैट नहीं है। ऐसा मत करो, सभी स्टडी मैट खरीद लो, ठीक है। मैंने तो बोला भी था जिसके पास नहीं है तो हम अवेलेबल करा देंगे, कोई बात नहीं, परचेज कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है बेटा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीट as against the proposer when the letter of acceptance is posted, जैसे ही लेटर पोस्ट किया गया, ठीक है। and as against the acceptor when the letter reaches the proposer, जब ये इसके पास पहुंच जाता है तो इसके लिए कंप्लीट हो जाती है।
और जब जैसे ये पोस्ट करते हैं तो इसके लिए कंप्लीट हो जाती है. For instance, the above example, if B accepts A's proposal and sends his acceptance by post on 14th, the communication of acceptance as against A is complete on 14th. क्योंकि लेटर डाल दिया और वो उसके पास पहुंच भी गया. When the letter is posted as against B, acceptance will complete when the letter reaches A. और वो कंप्लीट कब हो जाएगी? जैसे ही वो यहाँ आई तो एक्सेप्टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी. समझ रहे ना? यहाँ आते ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट है. और लेकिन जैसे इसने इसमें डाला तो इसके लिए कंप्लीट हो गई. भाई मैं तो डाल चुका हूँ, अब मुझे क्या पता, पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार है उस चीज के लिए. आई हैव पोस्टेड, मैंने तो पोस्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं? समझ रहे हो ना बच्चों? क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन इट इज आउट ऑफ रीच ऑफ एक्सेप्टर, इसकी तो पहुंच से बाहर चली गई ना अब चीज. अब ये तो जिम्मेदार नहीं है, इसीलिए इसके लिए कंप्लीट हो गई है. और जैसे यहाँ पहुंचते हैं इसके लिए कंप्लीट हो जाती है. हियर ए प्रपोजर विल बी बाउंड बाय B's acceptance even the letter of acceptance is delayed in post or lost in transit. The golden rule is proposer becomes bound by the contract at that time. जैसे ये लेटर पोस्ट करता है ये बाउंड हो जाता है, और जैसे ये यहाँ तक पहुंचता है ये बाउंड हो जाता है. देखो, सी द रूल्स इन केस ऑफ लेटर. जैसे ये पोस्ट इसने जैसे, क्योंकि इसकी आउट ऑफ रीच चले गए, अब इसकी गलती नहीं है, इसकी पहुंच में नहीं है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है इसके, तो ये कंप्लीट हो गया. ठीक है, ये एक्सेप्टेंस हो गया. बट इट इज नेसेसरी दैट लेटर इज करेक्टली एड्रेस्ड. कि बहुत जरूरी होता है कि ये सारा का सारा एड्रेस सही हो, जो भी पत्र व्यवहार हो रहा है. ठीक है, और ये बच्चों एडिक्वेटली स्टैम्प्ड, ड्यूली पोस्टेड, अच्छे से पोस्ट किया हो, स्टैम्प भी सही लगे हों. In such an event, the loss of letter in transit, wrongly delivery, non-delivery will not affect the validity of contract. See, खो गया, रॉन्ग डिलीवरी हो गई, नॉन डिलीवरी हुई, लेटर भी खो गया, इस पे वैलिडिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा. विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मिलके बता दो भाई, मैं तो भेजा था. क्योंकि ये सिर्फ जैसे ही लेटर पोस्ट होता है वो हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है. दैट्स व्हाई दिस रूल इज फ्रेम्ड हियर. लेकिन इंग्लिश लॉ में अलग चीज है. जब तक ये लेटर बी के पास नहीं, ए के पास नहीं पहुंचेगा, इंग्लिश लॉ बता रही है, जब तक ये लेटर यहाँ पर नहीं पहुंचेगा दोनों पार्टी बाउंड नहीं होंगी. लेकिन यहाँ पे जैसे इसने लेटर डाला ये इसके लिए कंप्लीट हो गया. नाउ ए इज बाउंड. ठीक है. Acceptance over telephone or telex or fax. When an offer is made for instantaneous communication like telex, telephone, quickly. अब इंटरनेट का जमाना है बेटा, ईमेल होते हैं, व्हाट्सएप होती है. Fax or through email, the contract is only complete when the acceptance is received by the offeree. जैसे ही ऑफरी उसे एक्सेप्ट करता है तो ये कंप्लीट हो जाते हैं. ऑल मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको कई कई बार थ्रू एग्जांपल बता रखा है. आप इसे एक प्लेन रीडिंग दे दीजिए, कुछ समझ नहीं आता है वो लाइन मेरे से पूछ लीजिए, इनका रिपीटेशन का कोई फायदा नहीं है बच्चों. इससे तो अच्छा मैं आपको और रूल करा दूंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे. ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ. ठीक है, होमवर्क कहाँ से है? पेज नंबर 1.23 को गो थ्रू करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का. ये मैं समझाऊंगी आपको. नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी विल स्टार्ट. ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया है हमारा, लीगल रूल्स हो गए हैं रिलेटिंग टू, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है. ठीक है, इन केस ऑफ लेटर वी हैव लर्नड टुडे, वी हैव स्टडीड टुडे. एंड नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो वी हैव टू डू ऑल दीज. व्हाट आर. अब तक तो हमने क्या पढ़ा है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें एक पार्टी गवर्नमेंट होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. सॉरी, गवर्नमेंट नहीं होती, जिसमें एक पार्टी बाउंड होती है. फॉर्म्स ऑफ नॉर्मली गवर्नमेंट होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है बच्चों, और ये हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। क्यों? या मैं आपको जो होमवर्क दिया है इसको आप जरूर करके आएंगे। मैं इसको पूछूंगी जरूर कि किस केस में कहाँ वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है और कहाँ वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तब तक बाय बाय, सबा खैर, फिर मिलेंगे, टाटा, बाय मैम। बाय बेटा। किसी को कुछ पूछना हो इस क्लास में आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो। और डाउट तो मैं आई एम अवेलेबल टेलीफोनिकली ऑल्सो। Now all of you can leave the class, all of you please. अमन अली, रितिका, अमन आपने अपनी वीडियो ऑन नहीं किया आज? You can leave now. Aman Ali. Good.